अरे बिद्दू, आज घर में बहुत काम है। आज तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी, आज तो स्कूल में मेरा टेस्ट है। अरे एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो ऐसी कौन सी तेरी कलेक्टर की पढ़ाई छूट जाएगी। वैसे भी मैं देख रही हूँ आजकल तो बड़ी ढीठ हो गई है। अपनी दादी की बातें सुनकर बिंदु नाराज हो जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बिंदु, इतनी छोटी बात पे मुंह फुलाने की क्या जरूरत है। दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। लड़कियों को तो घर के काम काज सीखना चाहिए। अरे बहू, रमेश के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। कम से कम तू तो मेरी बात समझती है। अच्छा, मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं पूजा करने जा रही हूँ। इतना कहकर रमेश की माँ वहां से चली जाती है। इस तरह बिंदु की दादी और माँ दोनों अक्सर उसे घर के कामों में ही उलझा कर रखते थे। कुछ दिनों के बाद राजू और बिंदु के 10वीं के रिजल्ट्स आते हैं। दोनों बच्चे दादी को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। शाबाश मेरे लाल, तू तो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है। तभी बिंदु कहती है, दादी, मैं भी अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। रमेश की माँ बिंदु को अनदेखा करते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अभी यहाँ खड़ी क्या कर रही है, सुन लिया मैंने। जाकर मेरे लिए चाय बना कर लिया। बिंदु उदास होकर चाय बनाने किचन में चली जाती है। तभी राजू कहता है, दादी, मैं क्रिकेट के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अरे वाह राजू बेटा, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही। तू कल ही अपना एडमिशन करा ले, जितनी भी फीस होगी मैं दे दूंगी। अरे एक दिन मेरा पोता विराट कोहली बनेगा। इस तरह अक्सर रमेश की माँ अपनी पोती बिंदु के साथ दुर्व्यवहार करती थी। कुछ दिनों के बाद रमेश की माँ और उसकी पत्नी दोनों सास बहू मिलकर राजू का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, लेकिन बिंदु का एडमिशन नहीं करवाते। इस बात से नाराज होकर बिंदु अपनी दादी से कहती है, लेकिन दादी, मुझे भी आगे की पढ़ाई करनी है। अरे क्या करेगी आगे की पढ़ाई लिखाई करके, हैं? आज से ये पढ़ाई का भूत अपने दिमाग से उतार दे। इतना कहकर रमेश की माँ वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से बिंदु की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाती है और उसकी दादी उससे घर के सारे काम करवाना शुरू कर देती है। इस तरह उसका सारा दिन घर के कामों में ही बीत जाता था। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रमेश छुट्टियों पर घर आता है। बिंदु को घर के काम करते हुए देख उससे कहता है, अरे बिंदु बेटा, तुम स्कूल नहीं गई? पिताजी, दादी ने मेरा एडमिशन कराने से मना कर दिया है। वे कहती हैं घर पे रहकर घर के काम करना सीख। अपनी माँ का ये बर्ताव देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये तुमने क्या किया? आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में बिंदु का एडमिशन क्यों नहीं करवाया? अरे बेटा, लड़की जात है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? वैसे भी शादी के बाद तो इसे घर के ही काम करने हैं ना। तुम किस जमाने में जी रही हो माँ? अगर कल्पना चावला के घर वाले भी तुम्हारी सोच के होते तो क्या वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर पाती? इसका स्कूल छुड़वाकर तुम इसका भविष्य बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। बिंदु बेटा, कल ही तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। तुम जितना चाहे उतना पढ़ो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पिता से हौसला पाकर बिंदु खुश हो जाती है और कहती है, जी पापा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। ये हुई ना बात, शाबाश मेरी बेटी। शिक्षा, लड़का हो या लड़की, हमें दोनों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटी, एक बार चल के लड़के को देख तो लो। मेरा दावा है कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाला बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ बेटी, हम लोग तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है। किसी अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे ना। आखिर तू हमारी इकलौती बेटी है। अच्छा ठीक है माँ,
अब ज्यादा भावुकतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल ना करो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो फिर, बिना देर के हम सब चलते हैं। सभी बाला के घर पहुंचते हैं। अरे क्या बात है बहन जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया? जी बस आता ही होगा। तभी वहां बाला आता है। लो जी, आ गया मेरा बेटा। ये लोग तुझे देखने आए हैं और ये इनकी बेटी नम्रता है। बाला के सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते। ये देख नम्रता और उसके परिवार वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो टकला है। हे भगवान, माँ पिताजी, आप दोनों एक टकले से मेरी शादी करवाने वाले थे। अरे ये तो पूरा उजड़ा चमन है। देखो बेटी, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना गलत है। किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। बालों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। लड़का टकला है तो क्या हुआ, इंजीनियर है, अच्छा खासा कमाता है। आप चुप रहिए जी। इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी सर पर बाल नहीं है। मैंने तो आपसे शादी कर ली, मगर मैं अपनी बेटी की शादी एक टकले से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या, कब से आप लोगों ने टकला टकला लगा रखा है? और माफ करना, तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो। तुम लोग मेरे घर में आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, तो जा रहे हैं ना, हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। नम्रता और उसके परिवार वाले उठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी नम्रता का छोटा भाई जाते जाते कहता है, टकला, तेरा बाप टकला। और इस तरह बाला का रिश्ता टूट जाता है। फिर एक दिन सड़क के किनारे एक आदमी घूम घूम कर कंधी बेच रहा होता है। कंधी ले लो, कंधी, एक से बढ़िया एक कंघी ले लो, नए जमाने की कंघी ले लो। अरे भाई ये ले लो। घूमते घूमते वो बाला के पास पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, कंधी लोगे क्या? ये लो। तभी उसकी नजर बाला के सर के ऊपर पड़ती है। अरे माफ करना भाई साहब, आप इसे लेकर क्या करोगे? आपके सर पर तो बाल ही नहीं है, आपका तो स्टेडियम पूरा खाली है। चलता हूँ, कंधी ले लो, कंधी ले लो। कंधी वाले की बातें सुनकर बाला को बुरा लगता है। उस समय बाला को ऐसा महसूस होता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज़ अगर है तो वो सिर्फ बाल है। बाला सड़क पर चलते हुए लोगों के बाल बड़े गौर से देखता है। चलते चलते बाला एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? थोड़े से बाल अगर मुझे दे देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है। अरे भाई, आज पहला इंसान देख रहा हूँ जो मंदिर आकर भगवान से अपने लिए बाल मांग रहा है। बेटा, भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, अच्छी सेहत है, अच्छी नौकरी है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाला वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर बाला खाना खाता है और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। फिर सुबह जब बाला सोकर उठता है तो आईने के सामने अपने आप को देखकर हैरान हो जाता है। बाला के सर पर एकदम घने बाल आ जाते हैं। बाला खुशी से झूम उठता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरे सर पर बाल आ गए। लेकिन ये हुआ कैसे? दोस्तों, अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।